गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलो आज क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 30 तक जितने भी सारे एसएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को सोल्व किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसटी मॉडल्स पेपर जो जे के द्वारा जारी है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे दे रखा है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर क्या होगा कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर खुद को क्या करती है, एकीकृत करती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये जो हम जितना भी आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन का जो उत्तर बता रहे हैं, आपको क्या करना है, कॉपी में नोट्स करते जाना है। क्या होता है कि जो यहाँ पे जे के यहाँ पे जितना भी मॉडल सेट क्वेश्चन यहाँ पे जारी कर रहा है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे टेली करता है जो एनुअल एग्जाम होगा। इसलिए यहाँ पे जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ऑल सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे एसएसटी का ही नहीं, मैथ, साइंस, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हो, जितना भी बताते हैं सारे को अच्छी तरह से आपको पूरे रिपीट कर करके आपको पढ़ाई करना है, ताकि अगर इससे अगर क्वेश्चन वहां पे रिपीट होते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखिए, बोल रहे कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। इसका उत्तर क्या होगा कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित की गई इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि मानव निर्मित संसाधन के पांच उदाहरण देना है। तो जो मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, जो मानव ने क्या करा, उसको निर्माण किया है। तो यहाँ पे देखिए 5 उदाहरण क्या होगा। देखिए 5 मानव निर्मित संसाधन क्या होगा। एक उद्योग होगा जो कंपनी होता है, मशीन भी कौन बना है, मानव निर्मित है, मकान भी मानव निर्मित है, बांध तालाब होता है, परिवहन का साधन जैसे बस हुआ, कार, वही सब कौन बना है, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। ये सब क्या होगा, सारे 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 क्या क्या सब उदाहरण होगा मानव निर्मित संसाधन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की जैव विविधता क्या है बताना है आपको। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखिए क्या होगा कि वन्य जीव और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 बोले कि सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। उत्तर नोट करिए क्या होगा कि सामुदायिक सरकार उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न सामाजिक समूह को अपने समुदायों से संबंधित मामलों को संभालने की शक्ति दी जाती है और उससे आशा की जाती है कि वो किसी भी समुदाय को कमजोर किए बिना आम जनता के लाभ के लिए क्या करे, वो संयुक्त रूप से काम करे। क्या कहते हैं उसको हम लोग, सामुदायिक सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से बोला कि शहरीकरण किसे कहते हैं। उत्तर यहाँ पे लिखिए क्या होगा कि ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहर में बसना क्या कहलाता है, वो शहरीकरण कहलाता है। यानी ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना क्या कहलाता है, वो शहरीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय सब क्या समझते हैं, या फिर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। आंसर क्या होगा, जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बाजार का क्या अर्थ है। बाजार से आप क्या समझते हैं, फिर बाजार का क्या अर्थ है। उत्तर होगा किसी भी स्थान पर विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बाजार कहते हैं। यानी किसी भी स्थान पर विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है, उसे बाजार कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगला सेक्शन क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे है। इसमें भी जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का क्या करना, आपको वर्णन करना है। तो उत्तर होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध पूर्व क्या हुआ कि पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध काल में आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो
कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की उपज में अचानक क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। जैसे युद्ध समाप्त हुआ, यूरोप में गेहूं के उत्पादन में सुधार होने लगा और गेहूं के उत्पादन में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो गई, जिसके कारण अनाज के दाम गिर गए और ग्रामीण की आय कमी होगी और किसान क्या गहरे कर्ज में क्या वो डूब गए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका की चर्चा कीजिए। जो एक प्रेस है, गुटेनबर्ग प्रेस है, उसकी जो भूमिका है उसका करना, उसके बारे यहाँ पे क्या करना, आपको चर्चा करना है। उत्तर यहाँ पे लिखिए कि योहान गुटेनबर्ग जर्मनी में एक व्यापारी का बेटा था। वो बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखते आया था और बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों को गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने इस ज्ञान और अनुभवों के प्रयोग करके उसने सन 1448 में एक मशीन का आविष्कार किया। इसमें एक स्क्रू लगा एक हैंडल होता था जिसे घुमाकर प्लांटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि उन्हें इधर उधर घुमाकर शब्द बनाया जा सके। इसे मूल व्हील टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। इस मशीन से जो पहली किताब छपी वो बाइबल थी, जिसकी 180 प्रतियां बनाने में 3 वर्ष लगे। इस तरह गुटेनबर्ग प्रेस मुद्रण और छपाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मतलब बहुत सारा एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन क्या है कि वन संरक्षण के उपायों का आपको वर्णन करना है कि हम लोग वन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना है आपको। तो अगर आप एग्जाम में क्या होता है कि अगर पॉइंट वाइज अगर आंसर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि उत्तर में देखिए कि वन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है। यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरा सबको एक साथ मिला के नहीं लिखना है। क्या करना है आपको, पॉइंट वाइज ही आंसर करना है। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर 1 पॉइंट लिखना है कि वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता, ये पॉइंट 1 हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि अति चराई पर रोक लगाई जाए, बिल्कुल सही बात, ये पॉइंट हुआ। नंबर 3 क्या बोले कि वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना अति आवश्यक है। नंबर 4 में कि वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। 5 में बोले कि वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता होती है, यानी नंबर 5 होगा। अगर इस टाइप को अगर पॉइंट वाइज अगर आंसर देंगे तो काफी अच्छा रहता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे पॉइंट 6 और 7 की भी बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़ बीमारी आदि से क्या रखना चाहिए, उसको सुरक्षित रखा जाए। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, इसके लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है, बताइए। बोल रहा है कि जो मोटे अनाज से क्या तात्पर्य, यानी मोटे अनाज हम किसको बोलते हैं, जैसे ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, रागी, मक्का, इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। तो आपको आंसर करना है कि जो मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। आप उत्तर यहाँ पे लिखिए। उत्तर क्या होगा कि मोटे अनाज अर्थात मिलेट्स के अर्थ क्या होता है कि पहाड़ी, पथरीली या कम उपजाऊ भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों से है। इसमें कुछ खाद्यान्न की फसलें जैसे और कुछ चारे की जैसे ज्वार हुआ, बाजरा है, रागी हुआ, मक्का, मोटे अनाज की क्या है वो फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 43 लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आपको आंसर करना है कि जो लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। उत्तर में आपको नोट करिए, उत्तर क्या होना चाहिए कि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है और टकराव कम होने से सामाजिक हिंसा और अस्थिरता कम हो जाती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता द्वारा शासन, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब उनके बीच सत्ता की साझेदारी कर दी जाती है तो भी अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। संविधान द्वारा उनके कार्य और अधिकार दे दिए जाते हैं। क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसका आंसर आप शायद नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 45
45 बोल रहा है कि जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, कि जो अभी क्या हो रहा है कि जो जातिवादी क्या हो रहा है एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है यहाँ पे। तो इसमें होने वाले दुष्प्रभाव, यानी प्रभाव नहीं दुष्प्रभाव, इसमें क्या क्या हो सकता है दुष्प्रभाव आपको लिखना है। तो उत्तर यहाँ पे नोट करिए कि जातिवाद के दुष्प्रभाव इसी टाइप में आपको नोट करके लिखना है कि पॉइंट 1 में क्या होना चाहिए कि जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सामाजिक असमानता जब हावी हो जाती है तो इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। पॉइंट 2 में कि जातिवाद से समाज में उच्च नीच का भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, बिल्कुल, जिसके कारण निम्न जाति उच्च जाति द्वारा उत्पीड़न और शोषण का शिकार हो जाती है। पॉइंट 3 में कि जातिवाद के कारण समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है और भेदभाव की भावना उनमें बढ़ जाती है। भेदभाव उनमें बढ़ जाने क्या होता है, उसमें मार्ग पर खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट 3 में क्या होता है कि जातिवाद के कारण समाज विभिन्न वर्गों में क्या होता है तो विभाजित हो जाता है और भेदभाव की भावना उसमें बढ़ जाती है, जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर क्या होता है वो खतरा हो जाती है, यानी हम एकता नहीं हो पाते हैं क्योंकि जातिवाद के आधार पर हम लोग अलग अलग ग्रुप में क्या होता है बंट जाते हैं। ये क्या वो राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर बहुत ही बड़ा क्या वो खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 45 की चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों का स्पष्ट करिए। बोल रहा है कि जो चुनाव जो आयोग होते हैं उसके क्या क्या प्रमुख कार्य हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर यहाँ पे नोट करिए कि चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या है। नंबर 1 में देखिए, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना क्या है उसका काम है, किसका काम है, ये चुनाव आयोग का काम है। नंबर 2 में कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने, यानी कोई भी यहाँ पे जो राजनीतिक दल होते हैं उसको मान्यता प्रदान करने का कौन काम करता है, ये काम करता है चुनाव आयोग। उम्मीदवारों का नामांकन लेना, बिल्कुल ये भी काम कराता है। फिर उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करना, ये भी काम किसका है, चुनाव आयोग का है। नंबर 5 में कि राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह प्रदान करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पॉइंट 6 में बोला कि चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना, विजयी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करना, या फिर चुनाव में आए खर्चों का क्या करना वो ब्यौरा देना, ये सब सारा काम किसका है, चुनाव आयोग का है। क्वेश्चन नंबर 46 बोला है कि इंटरनेट से क्या लाभ है, बताना है कि जो इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है आपको बताना है। तो इंटरनेट द्वारा आप सभी प्रकार की जानकारी हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं क्या कर सकते हैं आप प्राप्त कर, क्या होता है कि जो इंटरनेट में जो भी आपको जानकारी चाहिए क्या करते हैं उसमें आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें क्या है कि लॉन्ग क्या क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 47 यहाँ पे क्वेश्चन है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का क्या करना, आपको वर्णन करना है। जो जर्मनी का जो एकीकरण है उसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है आपको। तो उत्तर यहाँ पे नोट करिए कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया क्या है। क्रम में है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को क्या करा, वो जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। खामी है कि लेकिन राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी और उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने समर्थन किया। ग में देखिए, ग में क्या लिखा है कि तत्पश्चात प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रशा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। घ में कि ओटो वन बिस्मार्क ने इस आंदोलन में प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। अगला पॉइंट में कि 7 वर्ष के दौरान क्या हुआ, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया क्या पूरी हुई। 6 में लिखना है कि जनवरी 1871 में वायसराय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यहाँ पे आपको जानना है कि जो विलियम प्रथम जर्मनी का क्या किया गया, उसको सम्राट घोषित किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो जर्मनी का जो सम्राट है प्रथम किसको घोषित किया, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि 48 बोल रहा है कि 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करना है। जो उसके जो महत्व है, जो आंदोलन के क्या महत्व है और क्या उसका प्रभाव का विश्लेषण करना है आपको। उत्तर यहाँ पे नोट करिए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में हुई, जो 1922 तक चली थी। यानी 1922 में क्या हुआ था, 1920 में शुरू हुई थी और
1922 तक चली थी। असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके क्या किया था यहाँ पे। क नंबर के गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटा दिया जाए तथा इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। यानी जो गांधी जी चाहते थे कि हम लोग क्या करें कि जितने भी विदेशी वस्तु हैं उसका क्या करना है, उसको बहिष्कार करना है। पॉइंट ख में देखिए, यहाँ पे ख में क्या बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुई। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए और मद्रास के अतिरिक्त प्राय सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। ग में कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों का होली जलाई गई। यानी जितने भी विदेशी वस्तुएं थे, कपड़े, कुछ भी, सारे का क्या किया गया, वहां पे बहिष्कार किया गया। घ में यहाँ पे देखिए, घ में क्या बोल रहा है कि व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। यानी देश में जब विदेशी जितने भी कपड़े थे सारे को जब बहिष्कार किया गया तो देश में क्या खादी का प्रचलन बढ़ा और उत्पादन बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ग्रामीण इलाकों में जमींदारों के नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी का काम बंद करने के फैसला किया। 14 बोर्ड की बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिकाओं को देश के विकास के संदर्भ में आपको समझाना है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को उदाहरण लेकर इसके विभिन्न घटक और लाभ का वर्णन करें। इसके जो विभिन्न घटक हैं उसके लाभ के बारे में आपको वर्णन करना है। तो क्या है उत्तर में क्या बोल रहा है कि जो बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी परियोजना होती है जिनका उद्देश्य एक साथ कोई उद्देश्य को पूर्ति करना होता है। ये परियोजनाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि ये न केवल जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल परिवहन जैसे कार्यों को करती है बल्कि वो पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान करती है। निश्चित भूमिका लिखना है कि इसका क्या, इसका भूमिका के बारे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, देश के विकास में बहुउद्देशीय परियोजना का जो भूमिका यहाँ पे देखिए, सिंचाई सुविधा। ये परियोजना कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करते हैं जिससे किसानों की उपज बढ़ती है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सिंचाई के कारण वर्षा पर निर्भरता कम हो जाती है और विभिन्न फसलों का उत्पादन अधिक होती है। अगला है कि बिजली उत्पादन। क्या यहाँ पे अगला पॉइंट में है कि बिजली उत्पादन क्या हुआ कि कोई बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल विद्युत संयंत्रों के रूप में बिजली उत्पादन करती है जिससे उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति होती है। यह ऊर्जा संकट को हल करने में मदद करती है। अगला पॉइंट है कि बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण कैसे होता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण में सहायक होती है। जलाशयों और बांधों के माध्यम से वर्षा के पानी को संग्रहित किया जाता है जिससे बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए 4 में जल आपूर्ति और पेयजल। बोल रहा है कि ये परियोजनाएं पीने के पानी की आपूर्ति करती है जो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। साथ ही जल परिवहन के द्वारा नदी मार्गों को सुरक्षित और सुलभ बनाया जाता है जिससे परिवहन को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण कैसे होता है कि जल संसाधनों का नियोजित उपयोग पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है जैसे जलाशयों और तालाबों के निर्माण जैसे जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है कि आर्थिक विकास कैसे होते हैं यहाँ पे कि आर्थिक विकास कैसे होते हैं। इन परियोजनाओं से उद्योगों को जल आपूर्ति मिलती है जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलती है और रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं जिससे स्थानीय और राष्ट्र दोनों स्तर पर आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे बात करते हैं। कुछ यहाँ पे घटक, यहाँ कौन कौन सा घटक यहाँ पे देखिए डीबीसी के कुछ क्या घटक यहाँ पे देखिए बांध और जलाशय। यानी दामोदर नदी पर कोई प्रमुख बांध और जलाशय बनाए गए हैं जिसमें मैथेन डैम है, तिलैया डैम है और पंचित डैम शामिल है। इन बांधों का मुख्य उद्देश्य की बाढ़ नियंत्रण और जल संचयन है। नंबर 2 में कि जल विद्युत संयंत्र में क्या है कि इन बांधों के जरिए जल विद्युत उत्पादन किया जाता है जैसे मेथेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है।
तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जो परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर क्या करते हैं, वो बिजली की आपूर्ति करती है। नंबर 3 में कि सिंचाई व्यवस्था कैसे होता है कि दामोदर वैली में जलाशयों से जल का उपयोग कृषि भूमि में सिंचाई के लिए किया जाता है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है और किसान लाभान्वित हुए हैं। 4 में बोला कि बाढ़ नियंत्रण प्रणाली, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण भी है। बांध और जलाशयों के माध्यम से नदी के पानी को नियंत्रित किया जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति में कमी आ जाती है और इसके प्रभाव से निपटना आसान होता है। 5 में यहाँ पे देखिए 5 में क्या बोल रहा है कि औद्योगिक विकास, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के कारण क्षेत्रीय औद्योगिक विकास हुआ है। इसके द्वारा बिजली की आपूर्ति और जल संसाधनों का प्रबंधन औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहायक है। इसमें क्या लाभ होगा, यहाँ पे डीबीसी का लाभ क्या है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। डीबीसी का लाभ क्या होगा कि सिंचाई में वृद्धि होगा, बिजली आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 4 में बोल रहा है कि आर्थिक और सामाजिक विकास। 5 में पर्यावरणीय लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 50, संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या है, आपको आंसर करना है कि जो संघीय सरकार की ये मुख्य विशेषताएं के बारे में आपको लिखना है। तो संघीय सरकार की मुख्य विशेषता की यहाँ पे नंबर 1 में आप देखिए कि यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, परंतु कानून बनाने और वसूलने और प्रशासन करने का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। पॉइंट 3, विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसीलिए सभी सरकारों को संविधान के आधार पर ही अपने कार्य करने पड़ते हैं। संविधान सभी स्तर वाले सरकारों के अस्तित्व और कार्य क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। पॉइंट 4 में बोला कि संविधान के मौलिक प्रावधानों की कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, केंद्र और राज्य सरकारों की अर्थात दोनों की सहमति होना अति आवश्यक है। पॉइंट 5 में बोल रहा है कि संघीय सरकार में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिससे संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने के अधिकार है। पॉइंट 6 में बोला कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों को राजस्व के लिए विभिन्न स्रोत निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता को सुरक्षा प्रदान करना और उसे बढ़ावा देना, और इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों की सहमति, और दूसरा, विभिन्न सरकारों का एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, बोला कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्यों का चर्चा करना है आपको। जो लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल की भूमिका, यानी जो राजनीतिक दलों की आपको भूमिका और उसके कार्य का क्या करना, आपको चर्चा करना है। तो उत्तर यहाँ पर नोट करिए कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का भूमिका एवं कार्य निम्नलिखित है। पॉइंट 1 में क्या करना, जो चुनाव की बात करें तो राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या होता है कि देश में सरकार गठन के लिए होने वाला राजनीतिक चुनाव में भाग लेना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कोई तरीके से करते हैं। पॉइंट 2 यहाँ पे देखिए, बोला कि नीतियों की घोषणा, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के सामने कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मसले होते हैं। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग नीतियों और विचारों को मतदाताओं के सामने रखती है तथा विभिन्न मसलों के समाधान के उपाय भी सुझाती है। साथ ही मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियां एवं उद्देश्यों का घोषणा करती है। पॉइंट 3, जनमत निर्माण, राजनीतिक पार्टियां लोगों के हितों के मामले को देश के सामने रखती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस, टेलीविजन और नुक्कड़ सभाएं जैसे जनसंचार के सभी माध्यमों का प्रयोग करती है। इस प्रकार राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थन के लिए लोगों को शिक्षित तथा प्रभावित करती है। राजनीतिक पार्टियां जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉइंट 4 में क्या बोल रहा है कि सरकार बनाना तथा चलाना। सरकार बनाना, राजनीतिक
पार्टियों का प्रमुख कार्य है तथा उद्देश्य है। संसदीय व्यवस्था में सत्ता में दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है तथा वो अपने कैबिनेट में अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करता है। पॉइंट 5 में बोला कि कानून का निर्माण, यानी जो राजनीतिक दल कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 6 में बोला कि राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 7 बोला कि जो जनता को शिक्षित करना, यानी जो राजनीतिक मसलों में जनता को शिक्षित करने के काम राजनीतिक दल को है, वो अपने कार्यक्रमों, नीति और दृष्टिकोण जनता के सामने रखते हैं, जिससे जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का आपको विस्तृत विवरण देना है। आपको जो भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण देना है। उत्तर यहाँ पर नोट करिए कि भारत में सड़कों का नेटवर्क देश के परिवहन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़कों का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि यातायात, व्यापार, कृषि उत्पादों की आपूर्ति, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क। भारत में सड़कों की कुछ श्रेणियां हैं जिन्हें उनके निर्माण कार्य और उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकार में विभाजित किया गया है। इन सड़कों को मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे देखिए नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 बोलते हैं उसको, जो नंबर 1 में क्या है यहाँ पे राष्ट्रीय उच्च मार्ग यानी नेशनल हाईवे, इसको बोलते हैं एनएच। क्या बोलते हैं उसको, एनएच। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो सड़क है, सड़क को हम लोग कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है ये। और नंबर 1 है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग या फिर नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच देश भर के विभिन्न राज्यों और प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख सड़कों का नेटवर्क होते हैं। ये जो एनएच होते हैं क्या होते हैं, बड़े बड़े शहर या फिर क्या करते हैं, वो राज्य को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ये सड़कें राज्य स्तर पर यातायात और माल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। राष्ट्रीय उच्च मार्गों का नेटवर्क देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सड़कों पर वाहनों का गंतव्य निर्धारित किया जाता है और ये व्यापार और यातायात के प्रमुख मार्ग होते हैं। इनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय सड़क संगठन कौन करता है, NHAI। नेक्स्ट अब विशेषताएं की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रमुख शहरों, राज्यों और केंद्रीय क्षेत्रों में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इन सड़कों का उपयोग भारी वाहनों और माल के परिवहन के लिए किया जाता है। इन सड़कों का यातायात अधिक होता है और इनकी गुणवत्ता अपेक्षाकृत बहुत क्या होता है, वो उच्च होती है। जैसे यहाँ पे देखिए दिल्ली मुंबई मार्ग यहाँ पे NH8, उसका नाम यहाँ पे रखा गया है कोलकाता गुवाहाटी मार्ग NH27। नंबर 2 में यहाँ पे देखिए नंबर 2 में क्या है कि राज्य उच्च मार्ग, ये बोलते हैं स्टेट हाईवे होता है। ये क्या होता है कि राज्य उच्च मार्ग उन सड़कों को कहा जाता है जो राज्य सरकार द्वारा बनाए और बनाए जाते हैं। ये सड़कें राज्य के भीतर विभिन्न जिलों और प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए होती है। राज्य उच्च मार्गों का नेटवर्क राष्ट्रीय उच्च मार्गों से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन यह राज्य की आंतरिक यातायात को सुगम बनाने के लिए आवश्यक होता है। इन सड़कों का रखरखाव और निर्माण का कार्य कौन करता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका क्या विशेषता है, यहाँ पे देखिए इसका विशेषता ये है कि ये सड़कें राज्य के विभिन्न हिस्सा क्या करते हैं, जोड़ने का काम करती है। राज्य सरकार इनकी देखरेख करती है और राज्य की आंतरिक परिवहन व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। इन सड़कों पर यातायात की मात्रा राष्ट्रीय उच्च मार्गों से कम होती है, लेकिन ये राज्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा राज्य उच्च मार्ग है, महाराष्ट्र में पुणे नासिक राज्य उच्च मार्ग है। जो क्या है यहाँ पे उच्च मार्ग, जो राज्य के अंदर, राज्य के जो छोटे छोटे जिले हैं या फिर राज्य के जिलों के अंदर जोड़ने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग राज्य उच्च मार्ग बोला जाता है। नेक्स्ट जिला मार्ग, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है कि जिला मार्ग उन सड़कों को कहा जाता है जो एक जिले के भीतर विभिन्न गांव और कस्बों को जोड़ने का कार्य करती है। ये सड़कें जिला स्तर पर मुख्य यातायात मार्ग होती है और इनका निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जिला मार्ग का उद्देश्य क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधा प्रदान करना। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका क्या विशेषता है कि जिला मार्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बनाई जाती है। इन सड़कों का रखरखाव जिला स्तर पर किया जाता है। ये सड़कें राज्य और राष्ट्रीय मार्गों से छोटी होती है, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे किसी जिले के गांव को जोड़ने वाली, यानी जो गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें होती है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग जिला, क्या बोलते हैं उसको जिला मार्ग, क्या बोलते हैं उसको, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट 4 में यहाँ पे देखिए, जो ग्रामीण सड़कें यानी जो रूरल रोड क्या होता है, रोड्स क्या होते हैं कि ग्रामीण सड़कें उन सड़कों को कहा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती है। इन सड़कों का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क और परिवहन सुविधा प्रदान करता है, ताकि वहां के लोग अपने उत्पादों और सेवाओं को अन्य स्थान तक पहुंचाने में सक्षम हो। ग्रामीण सड़कें भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाती है। जो ग्रामीण जो सड़कें हैं वो एक योजना होता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही बनाई जाती है। इसकी यहाँ पे कुछ विशेषताएं यहाँ पे देखिए, क्या विशेषता है इसका कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव का जो सरकारी योजना का तहत किया जाता है। इन सड़कों का मुख्य उद्देश्य कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच बनाना होता है। ये सड़कें आमतौर पर छोटे आकार की होते हैं और इनका रखरखाव राज्य और स्थानीय सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे गांव को जोड़ने वाले मुख्य जो सड़कें हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रामीण सड़कें। 5 में बोला कि पंचायत सड़कें क्या होता है, ये होता है कि पंचायत सड़कों का निर्माण स्थानीय पंचायतों द्वारा किया जाता है। ये मुख्य रूप से गांव और छोटे कस्बों के बीच संपर्क स्थापित करती है। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है। इन सड़कों का रखरखाव पंचायतों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसका विशेषता, यहाँ पे विशेषता क्या है कि पंचायत स्तर पर स्थानीय सड़कों का निर्माण होता है। इन सड़कों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर संपर्क और परिवहन को आसान बनाना। ये सड़कें छोटे आकार की होती है और इनमें यातायात की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट 6 में यहाँ पे देखिए कि कच्ची सड़कें क्या होते हैं कि कच्ची सड़कें का निर्माण अस्थायी ग्राम सामग्री से नहीं किया जाता है, बल्कि ये मुख्य रूप से मिट्टी, बजरी या अन्य अस्थायी सामग्री से बनाई जाती है। ये सड़कें अस्थायी होती है और इनका उपयोग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के स्थानों से किया जाता है। कच्ची सड़कों का रखरखाव कठिन होता है और ये बरसात के मौसम में अक्सर क्या होते हैं वो खराब हो जाती है। इसके कुछ विशेषता यहाँ पे देख लीजिए। विशेषता क्या है कि ये अस्थायी और कब मजबूत होती है। इन सड़कों का निर्माण मिट्टी और अन्य अस्थायी सामग्री से होता है। ये सड़कें मुख्य रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 52 आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।